आम बजट पर बहस हो रही है और मैं अभी माननीय सदस्य श्री सुरजेवाला जी का भाषण सुन रहा था। किसानों के बारे में जो लफज्जेबाजी उन्होंने की है उसकी तो मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि क्या बात है, शांत रहिए। क्योंकि किसानों के बारे में वो जितना जानते हैं वो उनके नेता के यहाँ से आता है। और उनके नेता जब हरियाणा में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हित में जलेबी की फैक्ट्री लगा दूं। तो जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले आदमी हैं वो किसानों के बारे में बात करें तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कई कहावतों का प्रयोग किया। मैं ज़्यादा कहावतों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन एक कहावत को वो समझते हैं और मैं समझता हूं। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे तो मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा राजस्थान के लोग समझते हैं कि छाजड़ो तो बोले चालनी बोले बिके 70 छेद। यानी सूप जो है वो इसलिए कह रहा हूं कि इनके टाइम पर जब इन्होंने राज छोड़ा उस समय जो बजट था वो 17 लाख करोड़ का था और अब 53,47,315 करोड़ का बजट है। तो ये बजट गया कहां कटौती में? वही तो इसलिए ये सारी बात करना कि वो कट गया वो नहीं कटा, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। वो हर पंचायत के हिसाब से एक सरपंच के पास जनगणना के हिसाब से डायरेक्ट सरपंच के यहाँ ट्रांसफर होता है, वो सरकार के पास नहीं जाता। इसलिए वो जो सरपंच के पास जा रहा है उसमें वो बीच में कटौती नहीं हो रही है, 15 पैसे पहुंच जाएगी वो चिंता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, राज्य का काम क्या है? राज्य से संपदा सदा धर्माय प्रयोज्या। राज्य की जो संपदा है, जो पैसा है, वो आम जनता के काम आए, जन कल्याण के काम आए, समावेशन के काम आए और सतत विकास के लिए काम आए। ये तीनों बातों पर अगर देखेंगे तो ये बजट बहुत बढ़िया है। और इस बजट में एक विशेषता यह है कि माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार ये बजट पेश किया है, 9वीं बार बजट पेश। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, नारी हस्ते यदा नीति नारी हस्ते अर्थ संचये तदा राष्ट्राय सौभाग्यम समृद्धि संचये। नारी के हित में, नारी के द्वारा अगर अर्थनीति का संचालन होता है तो राष्ट्र का समृद्धि होती है और राष्ट्र का सौभाग्य होता है। मोदी जी ने 9 बार लगातार इनको पेश करने का दिया। यह भारत के राष्ट्रीय सौभाग्य का प्रतीक। माननीय उपसभापति महोदय, अभी बात कर रहे थे कि अमेरिका से जो समझौता किया उसमें भारत के किसानों का हित गिरवी रख दिया। ये हर चीज में यही बात करते। लेकिन मैं सदन को, सुरजेवाला जी, सदन को मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। व्हाइट हाउस से घोषणा हुई है कि अमेरिका ने जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था रूस से तेल लेने पर, वो पैसा वापस देगा और 40,000 करोड़ रुपए भारतीय व्यापारियों को वापस मिलेंगे। ये व्हाइट हाउस से घोषणा हुई। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हुआ है। इसलिए मोदी, हाँ वो बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। मैंने ये बार बार ट्रम्प कर रहे थे, अभी भी करते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आपको ट्रम्प याद आते हैं, लेकिन आपने हमारा ट्रम्प कार्ड नहीं देखा। और वो ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमेरिका को घुटनों पर लाकर हमारा 18% करा दिया और ये 25% वापस भी ले लिया। और जो समझौता किया है
उस समझौते में न तो दूध का समझौता है, न चीज का समझौता है, न हमारे यहाँ किसान की मसाले आदि जितनी चीजें हैं उन पर एक्सपोर्ट पर 0 टैरिफ होगा। अमेरिका में 18% भी नहीं होगा। तो ये सारी बात आप करते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी 1 साल का बजट पेश करता है, कुछ पंचवर्षीय योजना करते हैं। जब आए तो जड़ता समाप्त करने की कोशिश की है मोदी जी ने। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था की जड़ता समाप्त करने की कोशिश की। जब जैसे पूरा ही काम कर दिया, पूरा ही काम कर दिया वो फाइनल है। फाइनल। तो वो जो काम किया उन्होंने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, मुझे ध्यान है जब योजना आयोग होता था तो माननीय सभापति महोदय राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री आकर वहां योजना आयोग में दरबार लगाकर बैठ जाते थे और अपनी वार्षिक योजना मंजूर कराने के लिए आना पड़ता था। ये बार बार राज्यों की स्वायत्ता की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। राज्यों को इतनी स्वायत्ता स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। योजना आयोग को समाप्त करके जो नीति आयोग बनाया, इसके कारण से राज्य स्वायत्त हो गए। आज राज्यों को स्वायत्ता मिली। इतना बड़ा काम परिवर्तन किया है। समाजवादी समाज की रचना में उलझ गए थे और कोटा, परमिट और लाइसेंस का राज चलता था। दोहरी मूल्य नीति थी। हम सब लोग जानते हैं सीमेंट के 2 भाव होते थे, एक मार्केट एक कंट्रोल पर। चीनी के 2 भाव होते थे, मार्केट और कंट्रोल पर। साहब स्कूटर, मैं जब पहली बार एमएलए बनकर आया 80 में, तो स्कूटर भी 2-2 मिलते थे एमएलए को, उन पर भी ब्रेक होता था। एक गैस का कनेक्शन मिलता था और एक टेलीफोन का कनेक्शन मिलता था। उनके लिए लाइन लगी रहती थी। क्या चेंज कर दिया भारत को आज, इसको नहीं देख रहे? सारा काया पलट हो गया। भारत आगे बढ़ा 11वीं अर्थव्यवस्था और उसे 30वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर छोड़ दिया। उस बात इनको ध्यान में नहीं आ रही। ये सारी बात करने के लिए अब आप जाइए। राजस्व प्राप्तियां 28 लाख करोड़ से अधिक है और राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित कर रखा हुआ है। ये इतना बड़ा काम है। और आप जब ये बात करते हैं तो सार्वजनिक जो पूंजी व्यय है वो 12.2 लाख करोड़ रुपए का है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जाएगा 4 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में अगर किसानों के पास चला गया तो किसान का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? वो नरेंद्र मोदी ने किया। कुल व्यय प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,14,523 करोड़ होगा और इन संरचनाओं से 2 करोड़ नौकरियां सृजित की जाएगी। ये बजट जो है वो बहुआयामी बजट। ये बजट 2047 को देखकर कहा गया। अरे 2047 को इसलिए देखकर किया गया है कि हम आगे की सोचते हैं, भावी पीढ़ी की सोचते हैं और भारत के भविष्य को सोचते हैं। नया इनकम टैक्स का कानून आ रहा है, सारे कानून नहीं आ रहे। पूरे कानूनों की जड़ता में सारे राष्ट्र को जड़ा हुआ था। उन सारे कानूनों को बदलकर आर्थिक दृष्टि से कितने बड़े सुधार किए। ये जीएसटी का जो 2 संशोधन किया, उसके बाद में कितना रुपया लोगों को बचत हुआ और कितनी जीडीपी बढ़ी, ये काम हमने इसमें किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि निर्यात प्रोत्साहन और इन सब के लिए सारा काम किया और जो समझौते किए हैं। कौन सा प्रधानमंत्री, मैं किसी प्रधानमंत्री की तुलना नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, कौन प्रधानमंत्री है जिसको विश्व में सबसे अधिक देशों में सबसे अधिक राष्ट्रीय सम्मान मिले? वो नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च सम्मान उन देशों का। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ज्यादा संसदों को संबोधित किया है? वो नरेंद्र मोदी। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यापारिक समझौते किए हैं? वो नरेंद्र मोदी। आप देखिए
यूनाइटेड किंगडम से समझौता किया एफटीए के अंतर्गत 2025 में 90% टैरिफ लाइंस पर उदारीकरण किया। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स को लाभ मिलेगा, यह मोदी जी ने किया। 18 साल तक ये नहीं कर सके थे। ओमान सीईपीए दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित किए। भारत के 99% चीजों पर निर्यात पर 0 टैक्स होगा, ड्यूटी नहीं होगी। टेक्सटाइल, जेम्स और इंजीनियरिंग गुड्स मजबूत होंगे। न्यूजीलैंड से एफटीए किया दिसंबर 2025 में निष्कर्षित। कृषि, फल सब्जी, मैन्युफैक्चरिंग को बाजार मिलेगा। प्रशांत क्षेत्र का गेटवे हमारे लिए खुल जाएगा। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे टीईपीए अक्टूबर 2025 में हुआ। इसमें 1 मिलियन नौकरियां सृजित होगी। यूरोपीय संघ, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहते हैं, 27 देशों के साथ एक साथ समझौता जनवरी 26 में हुआ। 96% ईयू निर्यात पर टैरिफ कट। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो को लाभ होगा और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। अभी अभी मलेशिया से समझौता हुआ है। और अमेरिका की डील के बारे में जो कह रहे हैं, अमेरिका से डील भारत मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सामरिक बात हो चाहे व्यापारिक बात हो, देश के इंटरेस्ट से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तपे पूत जीवन राष्ट्र को समर्पित। जब यूक्रेन का रूस का युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने कहा कि रूस से क्रूड मत खरीदो, मोदी जी ने कहा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे मेरे देश की ऊर्जा का संरक्षण करना है। और वो खरीदा और खरीद के बाद में खरीदा ही नहीं। अभी पूछ लेना है तब। खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे हैं। आपको पता नहीं है, पता करिए पहले। वो भी थोड़ा सा इंतजार कर लो तो वही बता दूंगा। तो वो खरीदा और खरीदा ही नहीं, खरीद के बाद में हमारी रिफाइनरीज में शुद्ध करके, जो यूरोप हमको कह रहा था मत खरीदो, उस यूरोप को सबसे ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बनाया मोदी जी ने। और मोदी जी की यह अपील थी कि यूक्रेन और रूस में जब भारतीय झंडा लेकर गए तो गोलीबारी बंद हो गई। तो इसलिए यह मोदी जी का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व आप समझिए। और जो अभी समझौता, अभी जो समझौता किया है, अभी समझौता भारत की शर्तों के आधार पर हुआ है और कोई नहीं हुआ। और बजट की जब चर्चा करते समय भी कह रहे थे कि बजट में क्या बढ़ा, क्या हुआ बजट में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्र रक्षा पहला काम। हमारे शास्त्रों में कहा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे। तो रक्षा के बजट को बढ़ाया है 14%। 2,56,000 करोड़ रुपए ज्यादा उस पर खर्च कर रहे हैं। रक्षा का बजट बढ़ाया। और रक्षा का बजट क्यों बढ़ाया? क्योंकि सुदर्शन सिंदूर तो हो गया, सुदर्शन चक्र जैसे इजराइल ने डोम बना रखा ना, वैसे भारत की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र। और मैं कहना चाहता हूं कि सुन लें, 100 गाड़ी तक तो माफ होती है। शिशुपाल को भगवान ने माफ कर दिया था। 100 से ज्यादा गाड़ी होती है ना, तो फिर सुदर्शन चक्र चल जाता है। तो कांग्रेस वालों को भी समझना चाहिए कि जितनी गाड़ी आप व्यक्तिगत रूप से निकाल रहे हो प्रधानमंत्री जी को, उतनी ठीक नहीं। व्यक्तिगत रूप से गाड़ियां निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। नीति पर, सिद्धांत पर आप आलोचना करिए, आपका करना चाहिए। इसी प्रकार में कह रहा था कि जब वो हो गया, रक्षा हो गई, उसके बाद क्या है, तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तित। उसके बाद शास्त्र की चिंता हो तो फिर शिक्षा आ गई। तो इस बजट में शिक्षा को बढ़ावा दिया है और शिक्षा के लिए ज्यादा खर्च का प्रावधान किया। फिर
कृषि के लिए और प्रावधान किया, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किया, और वो प्रावधान कितना है? चिकित्सा और स्वास्थ्य। समाप्त कीजिए। शुरू किया, खत्म करूं, एक मंत्र के बाद खत्म कर दूं। तो वो अनपढ़ वाली बात तुम जानते हैं दोनों, सुरजेवाला जी में जानते हैं दोनों अनपढ़। तो ये बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेगी, और नरेंद्र मोदी के लिए एक अथर्ववेद का मंत्र है, वो मंत्र पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भद्रमिच्छन्त ऋषिये स्वर दिस्तपो दीक्षा ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तस्मै देवा उपसन्मन्तु। अर्थात राष्ट्र उन मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ है जो अपने तप के प्रभाव से राष्ट्र को शक्ति संपन्न और गौरवास्पद बनाते हैं, जिनके ओजस्वी स्वरूप को देखकर बड़े बड़े राष्ट्र उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जैसा 42,000 करोड़ रुपए देकर अमेरिका हो गया। धन्यवाद।